समकालीन हिंदी कहानियों की कड़ी में आज सुनिए सुमन वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी आत्ममुग्धा। सुमन वाजपेयी दिल्ली में रहने वाली एक स्वतंत्र लेखिका, पत्रकार, संपादक, अनुवादक, यात्री और कहानीकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो तापी सूप छानना छोड़ तेजी से अंदर कमरे में भागी। शिवम दर्द से कराह रहे थे। बहुत कोशिश कर उसने उन्हें करवट दिलवाई। पूरा बायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था। बड़े प्यार और धैर्य से तापी ने उनके घावों को पोंछा और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। शिवम की पीड़ा उसे हर बार अंदर तक झकझोर जाती थी। अपने आंसुओं को आंखों में ही कैद रहने को मजबूर कर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा सूप तैयार है, बस अभी लाई। शिवम के लिए अब जवाब देना कठिन हो गया है। बहुत कोशिश कर देखा जाए तो अपनी सारी ताकत लगाकर वे जो भी कुछ बोलते हैं वो इतना अस्पष्ट होता है कि सिवाय तापी के किसी और के लिए समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, उनकी गहरी आँखें जो आजकल भावनाओं से कुछ ज़्यादा ही लबालब भरी रहती हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं। शिवम की आँखें कुछ कह पाती इसके पहले ही वो कमरे से बाहर निकल गई। क्यों नहीं करना चाहती वो शिवम का सामना? आखिर उसकी गलती क्या है? सबको ऐसा ही लगता है कि उनकी आदर्श बहू, आदर्श भाभी और जो भी रिश्ता उसका शिवम से ब्याह करने के बाद बना था, सबके लिए वो एक मिसाल और बेहतरीन जीवन साथी है, समर्पण और त्याग की मूर्ति है, जो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकती। फिर शिवम से नज़रें मिलाने का साहस क्यों नहीं है उसमें? क्यों एक अपराध बोध को अपने पर लादे वो जिंदगी को एक बोझ की तरह जी रही है? बाहर से मुस्कुराती है, सबके सामने सहज बनी रहती है, पर भीतर ही भीतर रोज मरती है। अपने से ही सवाल करती है कि क्या वो इस बात की स्वीकारोक्ति के लिए तैयार है? नहीं। अचानक ही उसके मुंह से निकला। तभी मधुरिमा जी किचन में चाय बनाने घुसी थी। क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी और शब्द निकल गए। उसके हाथ जल्दी जल्दी सूप छानने लगे थे। बेटा, मैं समझ सकती हूँ तेरी मनोदशा। शिवम को लेकर तू हमेशा चिंतित रहती है, उसकी सेवा और देखभाल में दिन रात एक किए रहती है। तेरा मन ही नहीं, तन भी थक गया होगा। कितनी बार कहा कि नौकर से कुछ काम करवा लिया कर, पर तेरी जिद है कि शिवम के सारे काम तू ही करेगी। मधुरिमा जी ने चाय प्यालों में डालते हुए कहा। मम्मी, मैं उन्हें सूप पिलाकर अभी आती हूँ। तापी जवाब देने से बचना चाहती थी। तापी को देखकर मधुरिमा की आंखें जब तब गीली हो जाती हैं। शिवम ने जब कहा था कि वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहता है तो घर में सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने ही किया था। पता नहीं दूसरे आचार व्यवहार वाली लड़की उनके यहाँ आकर एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। हालांकि तापी से मिलने के बाद वे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई थी। एकदम सहज व्यवहार, गजब के आकर्षण के साथ ही उसकी बातचीत में भी एक मिठास थी। उससे मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही अपनी पसंद की मोहर लगा दी थी। शिवम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। थैंक यू माँ फॉर एक्सेप्टिंग तापी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको मेरे इस निर्णय पर कभी अफसोस नहीं होगा। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल। अपने प्रोफेसर बेटे को इससे पहले इतना कुछ उन्होंने कभी नहीं देखा था। वैसे भी शिवम रिजर्व ही रहता था, कम बोलता था और बेकार की बातों से दूर ही रहता था। मेरे बोरिंग भैया भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। छुपे रुस्तम निकले, लव मैरिज कर रहे हो? छोटी बहन शिविका ने छेड़ते हुए कहा था। छोटा भाई सोहम भी कहाँ चुप रहने वाला था। भैया, क्या लड़की चुनी है, कितनी डैशिंग लगती है। लगता है प्रेम भी बहुत सोच समझ कर किया है। ओए खबरदार, जरा संभल कर बोल, नहीं तो कान खींचूंगा। याद रख, अब वो तेरी भाभी बनने वाली है। शिवम ने कॉलेज में पढ़ रहे सोहम की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा। तापी उनके घर आई और इस तरह उन सब से घुल मिल गई जैसे बरसों से उनके साथ रही हो। सुबह काम पर जाने से पहले जितना संभव होता घर के काम में हाथ बटाती। शाम को भी आकर मधुरिमा जी की मदद करती। घर में मेड थी,
फिर भी मधुरिमा जी और तापी को अपने हाथों से खाना बनाना अच्छा लगता था। सबका मन जीत कर वो परिवार के लोगों की ही नहीं बल्कि तमाम रिश्तेदारों की भी मनपसंद बहू बन गई थी। जो लोग शिवम की तारीफ करते नहीं थकते थे, उनकी जुबान पर अब केवल तापी का नाम रहने लगा था। अपनी वाक्पटुता और विद्वता से वो सबको मोहित करती रहती और झोली भर भर कर तारीफें बटोरती। ये सब बनावटी नहीं था, वो थी ही ऐसी हंसमुख, जिंदगी के एक एक पल को जीने वाली। शिवम का साथ पाकर वो बेहद खुश थी। शिवम भी तो उसके बिना एक पल नहीं रहना चाहता था। उन दोनों की तारीफ किए बिना कोई नहीं रह पाता था। फिर क्या उन्हें किसी की नज़र लग गई? उन्हें नज़र लगी या उन दोनों के बीच कोई अनकहा खिंचाव शुरू हो गया? अच्छी बात तो ये थी कि इस बात की भनक सिवाय उन दोनों के किसी और को नहीं लगी। तापी ने तौलिया लगाकर चम्मच से सूप शिवम के मुंह में डाला, बहुत धीरे धीरे, ताकि उसे तकलीफ ना हो। ठीक है ना, ज़्यादा गर्म तो नहीं, नमक ज़्यादा तो नहीं? शिवम चुपचाप सूप पीता रहा। स्वाद, ठंडा, गरम, फीका, अच्छा, बुरा, सारे एहसास मर चुके हैं उसके। कितना प्यार करता था वो तापी से, उसके लिए कुछ भी करने को हमेशा तत्पर रहता था। देखा जाए तो उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तत्पर हो जाएगा, वो है ही ऐसी। और कुछ चाहिए? शाम को खिचड़ी बना दूं? लग रहा था जैसे तापी खुद से ही सवाल जवाब कर रही है। तुम्हारी दवाई का भी वक्त हो गया है। शिवम का सिर ऊंचा उठाकर उसने उनके मुंह में गोली रख दी, पानी पिलाकर मुंह पोंछा। वे दाएं हाथ से खुद ग्लास पकड़ने की जिद कर रहे थे, पर लकवा मारने के बाद से कमजोरी जैसे उनके पूरे शरीर में ही आ गई थी। वैसे भी तापी को उनका काम करना पसंद था, के लिए मुड़ी ही थी कि शिवम ने अपने दाएं हाथ से कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। कमज़ोर हाथों की छुअन भी उसे सिहरा गई। ढेर सारा प्यार उमड़ आया शिवम पर। उसका मन हुआ कि वो शिवम के सीने से लिपट जाए और इतना रोए कि सारा गुबार निकल जाए। उनके सामने अपनी गलती का इकरार कर मुक्त हो जाए उस बोझ से जो उसके दिलो दिमाग को थका रहा था, उसे लगातार चूर चूर कर रहा था। अपने सारे एहसास जब्त कर उसने बहुत ठंडेपन से उसकी बाह छुड़ाते हुए पूछा, कुछ चाहिए क्या? कुछ देर बैठो ना मेरे पास। शिवम के मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। अधिकार नहीं, याचना का भाव था। क्यों शिवम, क्यों तुम इतने विद्वान, प्रखर, बुद्धिजीवी और हर तरह से श्रेष्ठ होने के बावजूद हीनता के शिकार हुए? क्यों तुमने ये ठाना कि इस हीनता, इस बौनेपन जिसे तुमने खुद ओढ़ा था, जो तुम्हारे खुद की ही सोच का सृजन था, से बाहर निकलने के लिए तुम अपनी सारी श्रेष्ठता को दांव पर लगा दोगे? कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ कह नहीं पाई तापी। बाद में आती हूँ। तापी के लिए असहनीय था शिवम की इस लाचारी को देख पाना। शिवम किसी भी पहलू से कमतर नहीं थे, ना हैं। तापी का बिंदासपन, उसकी खिलखिलाती हंसी, शब्दों का जादू, इन्हीं सब पर तो फिदा हुए थे शिवम। फिर उसकी यही खूबियाँ अब उन्हें क्यों खलने लगी थीं? 5 साल हो गए उनके विवाह को, बच्चा नहीं है। 3 साल की तो प्लानिंग की थी कि वे बच्चा पैदा नहीं करेंगे, उसके बाद हुआ ही नहीं। सच कहें तो इस ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। शिवम और परिवार का प्यार पाने के बाद उसे जीवन में कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। जिंदगी बहुत अच्छी और सहज गति से चल रही थी। अपने मिलनसार स्वभाव और सेवा भाव के कारण तापी को सबसे प्रशंसा मिलती। इतनी पढ़ी लिखी है, इतना कमाती है, पर अहंकार बिल्कुल नहीं है। और देखो तो घर के कामों में भी निपुण है। कौन कहेगा कि दूसरी जाति की है? हर तरह से हर कोई उसे सराहता। अपनी प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? वो आत्ममुग्धा सी अपनी झोली आगे फैला प्रशंसा बटोरती गई। तारीफ सुनने का जैसे उसे नशा सा हो गया। कभी जब कोई उसकी तारीफ में कुछ ना कहता तो उसे लगता कि कुछ कमी रह गई है। यकीनन वो बेस्ट थी, लेकिन धीरे धीरे नशा उसे मदहोश करने लगा। वो घंटों शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और मन ही मन प्रशंसा में मिले शब्दों को दोहराती। वो और बेहतर बनने की कोशिश करने लगी। जब आपकी किसी सहज वृत्ति में कोशिश का धागा जुड़ जाता है तो इंसान की स्वाभाविकता की जगह कृत्रिमता ले लेती है। सब कुछ फैब्रिकेटेड लगता है। शिवम को पहले जहाँ तापी का गुणगान एक सुखद अनुभूति से भर देता था, वही अब उसके अहम को ठेस पहुँचाने लगा था। उन्हें तापी के सामने अपना अस्तित्व बौना नजर आने लगा था।
शिखर पर होने के बावजूद वो नीचे सरक रहे थे। वे जब किसी से बात करते तो तापी उसके आगे कुछ ऐसा कह देती कि सब वाह करने लगते। अपने क्षेत्र में तो वे निरंतर आगे बढ़ रहे थे, पर उनके अपने ही माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, मित्र आदि तापी को उनसे बेहतर मानने लगे थे। सर्वगुण संपन्न होने की उपाधि धारण किए तापी इस खुशी में सराबोर थी और उसका भरपूर आनंद उठाना चाहती थी। वो समझ ही नहीं पाई कि उसे मिल रही प्रशंसा से कुंठित होते शिवम अपने इर्द गिर्द एक महीन जाला बुन रहे हैं। उनमें आए बदलाव को यकायक वो समझ नहीं पाई थी। अचानक वे बात बात पर बेवजह उस पर गुस्सा होने लगे, उसकी हर बात को काटने लगे, उसके हर काम में गलतियां निकालने लगे। जब भी कोई तापी की तारीफ करता तो वे मुंह बनाकर या तो वहाँ से चले जाते या उसकी कमियां गिनाने लगते। जहाँ एक तरफ तापी के लिए प्रशंसा बटोरना एक नशा बन गया था, वहीं शिवम के लिए उसे नीचा दिखाना एक जुनून बन गया था। दोनों अपने अपने ढंग से जीने लगे थे, अपनी दुनिया के पैमाने स्वयं गढ़ते हुए, जैसे एक दूसरे के लिए उस दुनिया में जगह ही नहीं रह गई थी। अब तो कई बार शिवम तापी पर हाथ भी उठा देते थे, सबके सामने उसकी बेइज्जती करते थे, लेकिन तापी उनके प्यार की खातिर सब कुछ सह लेती। या कोई प्रतिक्रिया कर वो अपनी इमेज दूसरों के सामने बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि इस बात का एहसास उसे बहुत बाद में हुआ था। शिवम का तापी के प्रति क्रूर व्यवहार, हर बात में उसका विरोध करना, इन सब बातों से भी तापी दूसरों की नज़रों में उठ गई। प्रशंसा के साथ साथ अब उसे सहानुभूति भी मिलने लगी थी। सब शिवम को ही बुरा कहने लगे थे। तू क्यों उसे तंग करता है, और ये है कि तेरे जुल्म सहकर भी खामोश रहती है। माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर शिवम अपना आपा खो देते थे। शिवम चिढ़ते गए, बौखलाते गए। उनके अंदर की घुटन इतनी बढ़ गई कि एक दिन जब वे तापी को मारने के लिए हाथ उठा रहे थे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, साथ ही शरीर का बायां हिस्सा भी पैरालाइज्ड हो गया। 1 साल हो गया है शिवम को बिस्तर पर पड़े हुए। बीच बीच में उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर ले जाया जाता है। भीतर से सब उदास हैं, पर पूरा परिवार उन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वे बिल्कुल खामोश हो गए हैं। खामोश तो अब तापी भी रहने लगी है। बस नहीं बदला है तो उसका समर्पण भाव, सेवा करने का जज्बा। वो शिवम के लिए दिन रात एक किए रहती है। विदाउट पे छुट्टी ले रखी है उसने। घर के सारे सदस्यों के साथ शिवम ड्राइंग रूम में व्हील चेयर पर बैठे टीवी देख रहे थे। उनके बालों में उंगलियां फेर रही थीं। माँ के हाथों का स्पर्श हमेशा सुखद होता है। उन्होंने माँ का हाथ पकड़ लिया और नन्हे शिशु की तरह उन्हें देखने लगे, मानो किसी तरह का आश्वासन चाहते हों। माँ बोलो ना, मैं अच्छा हूँ ना मेरा प्यारा बच्चा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है रोज़ मालिश करने से तू जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर तापी है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, 2 टाइम बिना भूले तेरी मालिश करती है। जिसकी पत्नी इतनी अच्छी हो, इतना प्यार करती हो, उसे तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए बेटा। मधुरिमा जी ने बहुत प्यार से तापी की ओर देखते हुए कहा। अचानक शिवम ने माँ का हाथ छोड़ दिया। तापी सब कुछ देख रही थी। तो क्या सच में वही जिम्मेदार है शिवम की इस हालत की? उसका अच्छा होना शायद शिवम के पौरुष को आहत कर गया। काश वो इस बात को पहले समझ पाती। तो क्या शिवम के लिए वो प्रशंसा बटोरना छोड़ देती? शायद हाँ या शायद नहीं। सारे जवाब हैं तापी के पास। अब तो जैसे खुद ही सवाल जवाब करने की आदत पड़ गई है उसे। पहली बार उसे मधुरिमा जी का अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। उनकी हर बात अनसुनी कर वो व्हील चेयर को धकेलती हुई शिवम को अंदर कमरे में ले गई। शिवम को बिस्तर पर लिटा दिया और बिना कुछ कहे उनके सीने पर उसने सिर रख दिया। उसके आंसू शिवम को भिगो रहे थे। वे अपने दाएं हाथ से उसकी पीठ सहला रहे थे। आत्ममुग्ध रहने वाली तापी का मन हुआ कि वो चीख चीख कर कहे कि शिवम तुम ही सत्य हो, तुम ही सुंदर हो, तुम ही सत्यम शिवम सुंदरम हो। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी आत्ममुग्धा। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।